हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। फिर बच्चों क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 8 चल रहा है, एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल, जिसमें अपन एल्डिहाइड और कीटोन का नामकरण बनाने की विधि कंप्लीट कर दी थी। आज हम बात करेंगे भौतिक गुण के बारे में और रासायनिक गुण स्टार्ट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। भौतिक गुण में ज्यादा नहीं पढ़ना है, एकदम 2-3 भौतिक गुण आपको पढ़ना है। जैसे पहला है भौतिक अवस्था अथवा गंध। इसमें से भी बच्चों कभी 2 नंबर में क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाएगा। इससे जो क्वेश्चन बनेगा वो क्वेश्चन कैसे बनता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। ध्यान रखिएगा बच्चों, क्या बनेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। ओके, चलिए जैसे यहां पर देखिए कि जो फॉर्मेल्डिहाइड है तीक्ष्ण गंध वाली गैस है। ठीक है बच्चों, कैसी गंध होती है, तीक्ष्ण गंध होती है। तो पहला प्रश्न कैसे बन सकता है, फॉर्मेल्डिहाइड की गंध कैसी होती है, तीक्ष्ण गंध होती है। कैसी होती है बच्चों, तीक्ष्ण गंध होती है। यदि जैसे आपके पास कोई फॉर्मेल्डिहाइड या अनएल्डिहाइड है, 10 कार्बन से ऊपर की बात करें, देखो 10 कार्बन तक के अन्य एल्डिहाइड जो होते हैं वो द्रव होते हैं, लेकिन ऊपर के जो 10 से ऊपर जो होते हैं ठोस होते हैं प्यारे बच्चों, और कार्बन 10 से छोटे जो एल्डिहाइड है वो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। अब जैसे मैं कहता हूं प्यारे बच्चों कि आप लोगों को फॉर्मेल्डिहाइड पता है HCHO है, ये कैसा होता है, ये गैस होता है। इसकी प्रकृति कैसी होती है, गैसीय। इसके बाद बच्चों जैसे हम बात करेंगे CH3CHO, तो ये क्या होगा, वो कैसा होगा बच्चों, द्रव होगा, क्योंकि इसमें 2 कार्बन है। C2H5CHO, ये कैसा होगा बच्चों, ये द्रव होगा। C3H7CHO, ये कैसा होगा, द्रव होगा। तो 10 कार्बन तक में जो 1 कार्बन है ये गैस है। 1 कार्बन का जो एल्डिहाइड है जिसे हम फॉर्मेल्डिहाइड के नाम से जानते हैं, ये गैस है प्यारे बच्चों। और उसके अलावा जैसे आप लोग यहां पर देखो मेथ है ना बच्चों, तो ये हो जाएगा एथेनल, अल जुड़ता है बच्चों, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, पेंटेनल। तो 9 कार्बन तक, यानी 10 के बाद के जो हैं वो एल्डिहाइड आपके बच्चों कैसे होते हैं, वो ठोस होते हैं, गंधहीन होते हैं, कोई गंध नहीं होता। लेकिन फॉर्मेल्डिहाइड में तीक्ष्ण गंध होता है। दूसरी बात, 1 से लेकर 10 तक के कार्बन, यानी 1 कार्बन को छोड़ दो गैस है, बाकी सभी के सभी द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। तो यदि फॉर्मेल्डिहाइड में कोई सूत्र दे दिया और पूछ दिया इसकी प्रकृति कैसी है, ठोस, द्रव, गैस, इनमें से कोई नहीं, तो आसानी से आप बता सकते हो कि कौन सा ठोस है, कौन सा द्रव है, कौन सा गैस है। ओके, कभी कभी बच्चों ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि जो एसीटोन है वो कैसा होता है। एसीटोन CH3CO, या ऐसा लिख दो, है ना, या ऐसा भी लिखने को मिल सकता बच्चों, ऐसा भी, ये भी एसीटोन है, ये भी एसीटोन है। या कि कार्बन ऑक्सीजन के बाद द्विबंध, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच द्विबंध है, कुछ इस तरीके से बच्चों फार्मूला दे दिया। तो ये कैसा है, ये एसीटोन है और ये बच्चों द्रव अवस्था में पाया जाता है। किस अवस्था में प्यारे बच्चों, द्रव अवस्था में पाया जाता है। किस अवस्था में, द्रव अवस्था में। ओके, तो पहला फिजिकल प्रॉपर्टी में ऑब्जेक्टिव कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो चीज मैंने आपको बता दिया। थोड़ा सा यदि आप लोग कॉन्सेप्ट में, है ना, समझदारी रखते होंगे तो चीजें क्लियर रहेगी। रटना नहीं है प्यारे बच्चों। और हमेशा कहता हूं कि यदि कोई बच्चा नोट्स लेना चाहता है तो 96 85 29 91 49, हाँ प्यारे बच्चों, एक छोटा सा अमाउंट लगता है, वो अमाउंट है 100 RS। ऑल चैप्टर के नोट्स विथ ऑब्जेक्टिव आपको दे दिए जाएंगे, यदि कोई बच्चा चाहता है तो कांटेक्ट कर लेना। चलिए दूसरा है गलनांक और क्वथनांक। गलनांक मतलब गलाना, यानी कोई आपके पास पदार्थ है, ठोस अवस्था में है, उसको द्रवित करना चाहते हैं, तो जिस ताप पर वो द्रव अवस्था में बदलेगा वो गलनांक हो जाएगा। और बच्चों क्वथनांक का मतलब होता है कि कोई द्रव है उसको गर्म करें, या ठोस है उसको गर्म करें, तो वो वायुमंडलीय, उसका जो वाष्प दाब है, उसका जो दाब है वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए। जैसे कोई हमारे पास पदार्थ है प्यारे बच्चों, पदार्थ रखा हुआ है, इसको अपन गर्म कर रहे हैं, तो इसका जो दाब है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, वायुमंडलीय 1 atm के बराबर हो जाए, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, तो ये जो बच्चों आपका पदार्थ है वो किस अवस्था में बदल जाएगा, गैस अवस्था में। तो जिस टेम्परेचर पर ये कहानी होता है, घटना होता है, उसे हम बोलते हैं क्वथनांक। तो बच्चों कोई भी पदार्थ होगा उसको हम द्रवित करेंगे, वो गलनांक कहलाएगा, और उसको हम वाष्पित करने लग जाएं, उसको द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदल दें, वो आपका एक प्रकार से बच्चों क्वथनांक कहलाता है। या वह ताप जिस ताप पर किसी का दाब, यानी किसी पदार्थ का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, तभी वो बच्चों वाष्पित हो सकता है। तो देखो जरा, यदि हम एल्डिहाइड और कीटोन की तुलना किससे कर दें प्यारे बच्चों, एल्केन से या एल्कोहल से। एल्केनो और एल्कोहल की तुलना में
कार्बोनिल यौगिक के गलनांक तथा क्वथनांक मध्यम होते हैं, मतलब अपेक्षाकृत कम होते हैं। ऐसा क्यों कि सर जैसे एल्कोहल है ROH, इनके बीच में हाइड्रोजन बंध होता है। कौन सा बंध होता है? हाइड्रोजन बंध। हाइड्रोजन बंध के कारण ये प्रबल होते हैं बच्चों। हाइड्रोजन बंध के कारण क्या होते हैं? प्रबल होते हैं। तो इनमें अधिक ऊर्जा लगता है। आप लोगों को पता होगा बच्चों, है ना, हाइड्रोजन बंधन ऊर्जा ज्यादा लगेगी, सीधा सीधा हाइड्रोजन बंध को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगा, तो उसका गलनांक क्वथनांक अधिक होगा। जो जितना मजबूत से दोस्ती बना के रखेगा उसकी दोस्ती तोड़ना उतना ही कठिन होगा। जैसे हमारे और आपके बीच एक कड़ी बहुत मजबूत है, कोई बोलेगा भी कि शिव सर से मत पढ़ो, तो आप यदि पसंद करते हैं कि नहीं मैं पूरी क्लास शिव सर का देखूंगा, कोई कितना भी जोर लगा ले आप हट नहीं सकते हो। लेक्चर देखोगे, आगे देखो चाहे पीछे देखो चाहे एग्जाम टाइम में देखो, वो आप लोगों को कोई तोड़ नहीं सकता है। ऐसे ही जो आपका एल्कोहल होता है, इनके बीच में कौन सा बंध? एक प्रबल हाइड्रोजन बंध हो जाता है, और उस प्रबल हाइड्रोजन बंध के कारण बच्चों, है ना, वो थोड़ा सा अपेक्षाकृत प्रबल होते हैं, जिसे अधिक टेम्परेचर की जरूरत होती है, यानी गलनांक क्वथनांक थोड़ा सा अधिक होता है। देखो बच्चों, कार्बोनिल यौगिक की गलनांक क्वथनांक मध्यम होता है, क्योंकि जहां एक और एल्कोहल में अपेक्षाकृत प्रबल हाइड्रोजन बंध होता है, एल्केनों में अत्यंत दुर्बल हाइड्रोजन बाल्स बल लगता है। यह भी ठोसों में कार्बोनिल यौगिकों में द्विध्रुव आणविक क्रियाशील होते हैं, जो कि हाइड्रोजन बंध से दुर्बल किंतु वांडर बल से प्रबल होते हैं। देखो क्या बोला गया कि जैसे हम बात करते हैं एल्केन, एल्केन की बात करते हैं बच्चों, बीच में हम कर देते हैं कार्बोनिल यौगिक। क्या बच्चों? कार्बोनिल यौगिक। क्या? कार्बोनिल यौगिक। और फिर यहां पर हम कर देते हैं एल्कोहल। क्या बच्चों? एल्कोहल। एल्कोहल। सर कार्बोनिल यौगिक का मतलब एल्डिहाइड और कीटोन की बात कर रहे हैं बच्चों। एल्केनों की बात कर रहे हैं, एल्किल समूह मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ऐसे एल्केन होते हैं। तो इसमें तो आप लोगों ने बोला कि सर हाइड्रोजन बंध लगता है और इसमें वान डेर वाल्स बल लगता है। क्या होता है? वान डेर वाल्स बल लगता है। ठीक है, वान डेर वाल्स बल लगता है। और इनके बीच कौन सा बल लगता है? द्विध्रुव अंतर आणविक बल होता है, जो कि बच्चों एल्केन की अपेक्षा प्रबल होता है और इसकी अपेक्षा दुर्बल होता है। तो यदि कार्बोनिल यौगिकों की गलनांक क्वथनांक की बात करें तो एल्केन से अधिक होता है और एल्कोहल से कम होता है। ये चीज यहां पे समझाया गया है। ठीक है, तो यदि कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ दे कि कार्बोनिल यौगिकों में किस प्रकार का बंध पाया जाता है, तो आप लोग आसानी से बड़े प्यार से बता सकते हैं कि सर द्विध्रुव अंतर आणविक बल पाया जाता है। एक लाइन में उत्तर आप लोगों को याद रहना चाहिए। देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हो बच्चों, आप लोगों को बढ़िया एक एक पॉइंट तैयार करना है। हाँ, चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्यारे बच्चों। हम आप लोगों के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं, बस आप लोगों का प्यार सपोर्ट बना रहे, है ना। चलिए, क्लियर है। और यदि हम एल्कोहल की बात करें, इसमें हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, एल्केनों बच्चों वान डेर वाल्स बल पाया जाता है। अगले पॉइंट पर बात करते हैं घुलनशीलता, जो कि एनसीईआरटी से उठाया गया ये छोटा सा टॉपिक है। घुलनशीलता मतलब कोई कितना घुलनशील है जल में या किसी अन्य यौगिक में। जैसे कोई पदार्थ बच्चों कार्बनिक यौगिक है, यदि जल में वो मिल जाता है, जल में यदि वो घुल जाता है, इसके पीछे रीजन है वो हाइड्रोजन बंध बनाता है, तभी वो जल में घुलनशील है, नहीं तो जल में घुलनशील नहीं हो सकता। देखो, निम्नतर एल्डिहाइड तथा कीटोन जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाने की स्थिति में होने के कारण जल में विलयशील होते हैं। हाइड्रोजन बंध कैसे बनाते हैं थोड़ा समझना, तनिक इधर ध्यान देना बच्चों। जिसमें बात करता हूं, R है और कार्बन है, द्विबंध ऑक्सीजन है, और फिर बच्चों यहां पर H है। ये तो आपका एल्डिहाइड है। क्या है सर? एल्डिहाइड है। फिर समझना, एल्डिहाइड है। ये क्या है बच्चों? R है और इधर कार्बन है, डबल बॉन्ड O है, ये आपका H है। ये आपका एल्डिहाइड है। लेकिन दो एल्किल ग्रुप जुड़ जाए प्यारे बच्चों, दो एल्किल ग्रुप जुड़ जाए तो ये आपका कीटोन है। यहां पर प्यारे बच्चों H है, O है और H है, H2O है, H है, O है और H है। देखना जरा, ऑक्सीजन ऋण विद्युतीय होता है, इसके आंशिक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की क्षमता रखता है, इसलिए आंशिक इस पे ऋण चार्ज हो जाता है। आंशिक ऋणावेश उत्पन्न होता है, आंशिक ऋणावेश, और इस पर आंशिक धनावेश। ऐसे बच्चों यहां भी आंशिक ऋणावेश और यहां पर आंशिक धनावेश। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के पास क्षमता होता है कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की। ऐसे प्यारे बच्चों यहां पर भी वही कंडीशन होता है, ऑक्सीजन जो अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो आंशिक ऋणावेश और इस पर आंशिक धनावेश, इस पर आंशिक ऋणावेश और इस पर आंशिक धनावेश। अब इनमें धन और ऋण के बीच में एक बंध बन जाएगा और इसी बंध को बोलते हैं बच्चों हाइड्रोजन बंध। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बंध।
ऐसे फिर से आपका कार्बोनिल यौगिक, फिर H2O, फिर कार्बोनिल यौगिक, फिर H2O, ऐसे लगातार क्रम से जुड़ते जाएंगे, फिर कार्बोनिल यौगिक इसमें जुड़ जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि यदि निम्नतर एल्डिहाइड और कीटोन की बात करेंगे, मतलब कम कार्बन परमाणु वाले एल्डिहाइड और कीटोन, वो जल के साथ क्या बनाते हैं बच्चों, हाइड्रोजन बंध का निर्माण करते हैं, जिसके कारण वो जल में विलय होते हैं। ऐसा यदि आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि कार्बोनिल यौगिक जल में विलय हैं क्यों, तो आप सीधा उत्तर दोगे कि कार्बोनिल यौगिक जल में विलय हैं क्योंकि जल के साथ हाइड्रोजन बंध का निर्माण करते हैं। और ऐसा यदि आप फॉर्मेट बना दिए तो फिर बल्ले बल्ले, बहुत अच्छी बात है। ऐसा फॉर्मेट बना दिए तो फिर टीचर भी समझेगा यार बच्चा तो काफी मजबूत है ना, अंदर से पढ़ाई करके आया है। ओके, उच्चतर कार्बोनिल यौगिक की बात करते हैं कि जैसे जैसे एल्किल समूह का आकार बढ़ता है, R का मान जैसे CH3 के बाद C2H5 जैसे जैसे आगे बढ़ाते जाओगे, वैसे वैसे घुलनशीलता कम होती जाती है। इसके पीछे रीजन क्या है बच्चों, फॉर्मेल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड एसीटोन पूर्ण विलय है। इसके पीछे रीजन ये होता है कि यहां पर कार्बन के पास +I प्रभाव कारण इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन घनत्व तो ज्यादा हो जाता है तो प्रबलता के साथ ऑक्सीजन को बांध कर रखता है। ऑक्सीजन को बोलता है भैया तू मेरे साथ जुड़ा रहा, किसी के साथ बंध बनाने की क्षमता तेरी अब नहीं रह गई। क्यों, क्योंकि इसके देखो भाई, आप अकेले हो, अभी आपके पास एक दोस्त है और उसके कई सारे दोस्त आ गए और आप सोचो कि उसको हम छोड़कर जाएं तो आप डरोगे, ये 5-6 लोग हैं, कहीं उठा के पटक ना दें, तो फिर आप जाने की कोशिश नहीं करोगे। ऐसे इसी ऑक्सीजन के साथ होता है, जब इसके ऑक्सीजन के पास जो कार्बन है उसके पास बहुत सारे एल्किल ग्रुप आ गए, अधिकतम कार्बन परमाणु आ गए, तो फिर वो जाने की कोशिश नहीं करता, फिर बच्चों कभी कोशिश नहीं करेगा वो, है ना। इसलिए उच्चतर यदि कार्बोनिल यौगिकों की बात करें तो वो जल में विलय नहीं हो पाते, बाद में कम होती जाती है। ओके, ध्यान रखिएगा। फॉर्मेल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड का मतलब बच्चों HCHO, इसका सूत्र होता है CH3CHO और इस एसीटोन का सूत्र होता है CH3COCH3। ये पेड़ बच्चों जल में पूर्ण रूप से विलय हैं, यानी अच्छे तरीके से जल में मिल जाते हैं। ये चीज आप लोगों को नोट डाउन करके रखना है। इसके बाद बात करते हैं फिर बच्चों बड़े प्यार से नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, जो कि हमारा अब जो स्टार्ट होने जा रहा है वो क्या है बच्चों, रासायनिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी। आज कुछ बेसिक चीजें हम बात करेंगे, बड़े ही बारीकी से समझेंगे। बस आप लोगों से यही उम्मीद है कि भाई साहब इन अभिक्रियाओं को जो मैं आज समझाने वाला हूं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, ये कैसे होता है इसके बारे में आज अच्छे तरीके से समझेंगे। क्वेश्चन एनसीईआरटी से उठाता है, लेकिन कभी कभी बीच से पूछ देता है, पता ही नहीं चलता कि भाई ये ना परीक्षा बोर्ड में ना तो परीक्षा अध्ययन में है। अरे सर हमने प्रश्न भी नहीं तैयार किया था और क्वेश्चन आ कहां से गए। अभी आप लोग फिजिकल प्रॉपर्टी में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव मैंने तैयार करवाए, है ना, कि कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब ये मत सोचना कि एमपी बोर्ड में भाई ऐसे ही प्रश्न आते हैं, वो पुराना जमाना गया, अब थोड़ा सा हट के आता है, इसलिए आप लोगों को तैयार करना है। ठीक है, रासायनिक गुण में बच्चों यानी रासायनिक अभिक्रिया में एक ही प्रकार की अभिक्रिया नहीं होगी, एल्डिहाइड कीटोन का अपचयन भी होगा, है ना, ऑक्सीकरण भी होगा, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी होगी, है ना बच्चों। इसके बाद आप लोगों का अल्फा हाइड्रोजन कार्ड क्रियाएं भी होगी। तो ये सारी चीजें बात करेंगे। आज जो हम जिसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। प्यारे बच्चों, नाभिक स्नेही का मतलब क्या होता है, नाभिक से प्रेम करने वाला। नाभिक स्नेही का मतलब क्या होता है, नाभिक से प्रेम करने वाला। और नाभिक कौन होगा प्यारे बच्चों, तो जैसे मैं बात करता हूं R है और ये कार्बन है प्यारे बच्चों H है, और यहां पे आपका द्विबंध से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो ये बच्चों आपका ये नाभिक है। क्या है बच्चों, नाभिक है। क्या होगा, नाभिक होगा। कार्बन जो है नाभिक है। यदि आपके पास कीटोन है प्यारे बच्चों, कीटोन है, तो भी आपका ये जो कार्बन है ये नाभिक है। क्या है प्यारे बच्चों, नाभिक है। तो जब कोई अभिकर्मक आता है और सीधे नाभिक के पास अटैच हो जाता है, नाभिक के पास जाकर के जुड़ जाता है, तो वो बच्चों क्या होता है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होता है। ओके, कार्बोनिल यौगिकों में नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया होती है। योगात्मक का मतलब सीधा सीधा नाभिक स्नेही अभिकर्मक आया और योग करके जुड़ गया। जैसे सीधा सीधा बच्चों आपसे कोई व्यक्ति आता है मिलने, बोले हमें कुछ नहीं चाहिए, हम आपको आपके घर में रहना चाहते हैं, बस कोई लेन देन नहीं, हम सीधा योग कर जाएंगे, आपके घर में रहेंगे, हम कुछ लेंगे देंगे नहीं। क्योंकि ऑक्सीजन कार्बन से ज्यादा विद्युत ऋणी होता है, इस कारण से पाई इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लेता है। यानी बच्चों जो आपका ऑक्सीजन है वो पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है। इस स्थिति में आंशिक ऋणावेश तथा कार्बन पर आंशिक धनावेश आ जाता है
और नाभिक स्नेही आक्रमण आसानी से कर देता है और जाकर के योगात्मक यौगिक का निर्माण कर लेता है। बिल्कुल परेशान नहीं होना, एक एक पॉइंट समझाऊंगा। फिलहाल नाभिक का मतलब तो समझ गए कि द्विबंध युक्त ऑक्सीजन जुड़ा है तो कार्बन उसका नाभिक है। नाभिक का मतलब वही जो सब कुछ दाता लेता देने वाला, भाई सब कुछ भाग विधाता है, वही आपका नाभिक है यहाँ पे। ठीक, चलिए कहानी में ट्विस्ट आएगा भाई, बड़े मजे मजे से पढ़ना है, रटना नहीं है। आप लोगों से बस यही गुजारिश करता हूं बच्चों कि यदि हम तैयारी के साथ आते हैं तो आप लोग भी थोड़ा तैयारी करके बैठा करो, कॉपी पेन लेके बैठा करो। मैं जो पढ़ाता हूं उसे नोट डाउन करते चलो, नहीं तो नोट्स लेना बहुत जरूरी रहता है। कुछ चीजें नोट्स में भी अवेलेबल रहती है जो यहाँ पे नहीं कराई जाती, कुछ चीजें यहाँ कराई जाती है वो नोट्स में हो सकता है ना हो, लेकिन मैक्सिमम चीजें नोट्स में रहता है। ओके, चलिए कहानी में ट्विस्ट आएगा बच्चों। होता क्या है कि जैसे हमारे पास R है या H है, कुछ भी हो सकता है, कुल मिलाकर के सर आप ऐसा मत जोड़ो, कार्बोनिल यौगिक का मतलब एक कार्बन है, उसके साथ हो सकता है दोनों एल्किल ग्रुप हो तो वो कीटोन बनाएगा, एक एल्किल एक आपका हाइड्रोजन हो वो एल्डिहाइड बनाएगा। तो पहले बच्चों जब हम बात करते हैं इस कार्बन और ऑक्सीजन की तो इसमें द्विबंध होता है और बच्चों आपका होता है न्यूक्लियोफिलिक यानी नाभिक स्नेही अभिकर्मक आता है। इसके प्रभाव से कार्बन डर जाता है और ऑक्सीजन के पास ताकत आती है और ऑक्सीजन अधिक ऋण विद्युती होने के कारण कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है। क्या करता है बच्चों? कार्बन जो है उसके इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन को खींचता है बच्चों। इस पर आप सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन युग्म होता है और ये ऋणात्मक प्रवृत्ति का होता है। अब ध्यान रखना, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच द्विबंध है, इसका मतलब ये द्विबंध का निर्माण कैसे हुआ होगा? द्विबंध का निर्माण इस तरीके से हुआ होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, यानी दो इलेक्ट्रॉन आपस में क्या किए होंगे बच्चों? साझा किए होंगे। क्या किए हैं? साझा किए हैं। इस कारण से इसमें द्विबंध बना हुआ है। ये जैसे ही नाभिक स्नेही अभिकर्मक आता है, नाभिक से प्रेम करने वाला, तो इसमें प्रभाव उत्पन्न होती है। प्रभाव कैसे उत्पन्न होती है? जो बच्चों ऑक्सीजन है इसके पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है। क्या करता है? अपनी ओर खींचता है। मतलब कहने का तात्पर्य हुआ कि कार्बन जो है भाई यहां पे ऑक्सीजन के पास दो इलेक्ट्रॉन है, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं है, वो अपना इलेक्ट्रॉन तो रख ही लिया, लेकिन कार्बन के भी एक इलेक्ट्रॉन को ले लिया और इसलिए बच्चों इस पर ऋण चार्ज आ गया और इस पर धन चार्ज आ गया। यानी आंशिक रूप से यदि आप लोग ऐसा भी लिखना चाहते हो तो ऐसा भी लिख लेना कि ये आंशिक ऋणावेश और आंशिक धनावेश आ जाता है, आंशिक ऋणावेश और इस पर आंशिक धनावेश आ जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि प्यारे बच्चों कार्बन के इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन ने अपने ओर खींच कर रखा है। किसने? कार्बन के इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन ने अपनी ओर खींच कर रखा है। ठीक है, तो याद रखिएगा बच्चों किस पर कौन आवेश आएगा, इसके पीछे फिर से बताता हूं। कार्बन ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इस पर बच्चों ऋण चार्ज और इस पर धन चार्ज आ गया। सिंपल सा ध्रुवीय गुण उत्पन्न हो गया। अब जैसे ये प्रोसेस होता है तो नाभिक स्नेही अभिकर्मक तो भैया इंतजार करके बैठा है, इंतजार करके बैठा है। क्या किया बैठा है? इंतजार करके बैठा है। ये जो नाभिक स्नेही अभिकर्मक है इंतजार किया है कि हम तो किसी के साथ जुड़ना ही चाहते, हमने प्रभाव ही डाला है। तो प्यारे बच्चों ये कुछ इस तरीके से कार्बन के साथ आकर के न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक जुड़ जाता है और ऑक्सीजन के पास बच्चों ऋण चार्ज बना रहता है। ठीक है, अब इस ऋण चार्ज की समाप्ति कैसे होगी? तो ऋण चार्ज बच्चों क्या करता है? किसी भी प्रोटॉन को ग्रहण करता है। यहां पे आपका Nu जुड़ा हुआ है और फिर बच्चों ये जो ऑक्सीजन है जिस पे ऋण चार्ज है, कोई भी प्रोटॉन को ग्रहण करता है और जो बच्चों आपका उत्पाद है उस उत्पाद को निर्माण कर देता है। कोई प्रोटॉन दाता हो, प्रोटॉन दाता को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे सर? प्रोटॉन दाता को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो प्रोटॉन दाता को हम H पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। तो H पॉजिटिव से प्रोटॉन दाता है, इसको H पॉजिटिव से, और फिर बच्चों उत्पाद बनाएगा। वो उत्पाद आपका कुछ इस तरीके से बन जाएगा। फाइनली उत्पाद हो जाएगा आपका, ये कार्बन रहेगा, ये Nu योगात्मक है बच्चों और इसके साथ ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ गया। हाइड्रोजन मतलब प्रोटॉन दाता, प्रोटॉन जरूरी नहीं कि केवल हाइड्रोजन ही, एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाया जा रहा है। तो इस तरीके से नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं संपन्न होती है ना। नाभिक स्नेही वैसे योगात्मक प्रतिस्थापन अभिक्रिया में योगात्मक अभिक्रिया भी होता है बच्चों। ठीक है, ध्यान रखना, प्रतिस्थापन अभिक्रिया सीधा
यहाँ पर मैंने योगात्मक अभिक्रियाएं देखो, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं होती हैं। योगात्मक मतलब सीधा सीधा आकर के योग हो जाना, और प्रतिस्थापन मतलब किसी को हटाओ और किसी को जोड़ दो। तो अभी हमने किसी को हटाया नहीं है, सीधा सीधा बच्चों आक्रमण करके हमने जोड़ दिया है। दोनों चीज होंगी, परेशान मत होना। ओके, हाँ भैया कुछ तो कहानी में ट्विस्ट आया बच्चों। आगे की और बात करते हैं, थोड़ा सा कुछ चीजें क्लियर करेंगे पॉइंट बाय पॉइंट। अच्छा, ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्यों दर्शाता है, तो इसके पीछे रीजन हमने यहाँ पे ढूंढ रखा बच्चों कि न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्यों होता है, इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे रीजन क्या है। तो अभी आप लोगों ने पढ़ा कि भाई साहब कार्बन के इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन अपनी ओर खींच लेता है ना, यानी उस पे ऋण आवेश ग्रहण करने की क्षमता ज्यादा होती है बच्चों। ठीक, तो जैसा देखो पहला कार्बोनिल समूह का ध्रुवीय स्वभाव, ध्रुवीय स्वभाव जिसके कारण कार्बन में इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होने से उस पर नाभिक स्नेही का आक्रमण होता है। कुछ समझ में आया? जैसे प्यारे बच्चों देखो कार्बन और ऑक्सीजन है, इस पर ध्रुवीय स्वभाव हुआ, ऑक्सीजन ने कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचा तो ऑक्सीजन पर ऋण चार्ज आ गया, जिसने इलेक्ट्रॉन खींच रखा उस पर ऋण चार्ज आ गया, और कार्बन जिसने इलेक्ट्रॉन दिया उस पर धन चार्ज आ गया है। तो ये आप लोगों को बढ़िया सबूत देता है कि न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया के कारण क्या है, तो कार्बोनिल समूह में ध्रुवीय स्वभाव होता है। ध्रुवीय मतलब दो ध्रुव उत्पन्न हो जाते हैं, जिस कारण इलेक्ट्रॉन घनत्व तो कार्बन पे कम हो जाता है और ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व तो थोड़ा सा बढ़ जाता है, और इसी कारण से कार्बन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व तो कम होने से नाभिक स्नेही अभिकर्मक आता है और सीधे अटैक करके जुड़ जाता है। कार्बोनिल समूह पर ऋण आवेश ग्रहण करने की क्षमता होती है, यानी जो बच्चों आपका कार्बन आपने यहाँ पे देखा, कार्बन आपने देखा तो इस पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो कम है, इसलिए ऋणात्मक चीजों को अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है, क्योंकि इसका किसी ने इलेक्ट्रॉन ले गया है। आपसे आपका कोई चीज छुड़ा ले जाए तो भाई उसके लिए आप दूसरे से कोशिश करोगे कि उसकी किसी तरीके से भरपाई करें, है ना। भरपाई करने के लिए आप लोग थोड़ा सा मेहनत करोगे और कुछ ना कुछ भाई कोशिश करोगे कि उससे हमसे मिल जाए। तो इसलिए भाई साहब उस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व तो कम होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश को ग्रहण करने की क्षमता रखता है। कार्बोनिल कार्बन से जुड़े समूह या परमाणु में सरलता व्यवस्था से समतल व्यवस्था से जो कार्बोनिल यौगिक के ऊपर तथा नीचे दोनों तरफ आक्रमण योग बनाती है। अब ये बच्चों थोड़ा सा आप लोगों को बताता हूं कि जैसे कार्बोनिल यौगिक है ना, यहाँ पे द्विबंध है, ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे जो संकरण था बच्चों वो sp2 संकरण है, ये त्रिकोणीय होता है, मतलब एक मिनट अभी थोड़ा सा मैं बता देता हूं। हाँ, ये त्रिकोणीय होता बच्चों, और ये आपका बच्चों चतुष्फलकी हो जाता है, sp3 संकरण हो जाता है। तो इससे ये कन्वर्ट होता है ना। इसमें बच्चों क्या बोला है कि जब बात करते हैं कि sp2 यानी द्विबंध युक्त कार्बोनिल व्यवस्था में कार्बोनिल के ऊपर तथा नीचे दोनों तरफ आक्रमण करने योग्य बनाती है, यानी इसमें जब इसकी आप ज्यामिति पढ़ते हो तो आसानी से कोई न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक उसके ऊपर नीचे अटैक करके योग करने की क्षमता रखता है। तो sp2 से sp3 बनता है बच्चों, समझ रहे ना। जब कार्बोनिल यौगिकों में अभिक्रियाएं होगी तो संकरण में sp2 से sp3 होता है। तो इसका रीजन है, क्वेश्चन यदि पूछ दिया कि न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया में है कार्बोनिल यौगिकों में क्या कारण है कि वो न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया दर्शाती हैं, तो इसके पीछे कारण आपको व्यक्त करना है फिर बच्चों। ओके, चलिए थोड़ा सा और कुछ चीजें आप लोगों को पढ़ना है। तो यहां पर आप लोगों को बच्चों ये चीज तो क्लियर हो गया। जो आपका एल्डिहाइड और कीटोन है, एल्डिहाइड और कीटोन की बात करते हैं, उभयधर्मी होता है, जो कि अम्ल तथा क्षार दोनों से क्रिया कर सकते हैं, मतलब अम्लीय माध्यम में भी क्रिया कर सकता है और क्षारीय माध्यम में भी क्रिया कर सकता है। तथा कार्बोनिल समूह स्वयं इलेक्ट्रॉन स्नेही तथा नाभिक स्नेही दोनों की तरह काम करते हैं। स्नेही मतलब प्रेम करता है, नाभिक स्नेही और इलेक्ट्रॉन स्नेही मतलब ऐसा व्यवहार दर्शाएगा कि जो इलेक्ट्रॉन स्नेही है वो भी आकर कार्बन के साथ जुड़ सकता है, या उसके यौगिक साथ कोई मतलब आपका नाभिक स्नेही है वो कार्बन के साथ जुड़ेगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही है वो आपका हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा। तो पहला जो बच्चों अम्लीय उत्प्रेरित योग होता है, यानी अम्लीय माध्यम में अभिक्रिया होगी। तो जैसे अभी आप लोगों ने पढ़ा प्यारे बच्चों कि कार्बन है, कार्बन के साथ द्विबंध युक्त ऑक्सीजन है, तो ये आपका कार्बोनिल यौगिक है। ये क्या है? कार्बोनिल यौगिक है। यदि आप चाहोगे कि डायरेक्ट कार्बन पर नाभिक स्नेही आए तो ऐसा संभव नहीं है। अम्लीय माध्यम में होता क्या है कि बच्चों ये H पॉजिटिव है। क्या है? अम्लीय माध्यम की बात की जा रही है, यानी प्रोटॉन ये ग्रहण करता है।
जब ये प्रोटॉन ग्रहण करता है बच्चों, तो जब प्रोटॉन ग्रहण करता है तो यहां पे इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, आप सबको पता है इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। जब ये प्रोटॉन ग्रहण करता है तो प्रोटॉन ग्रहण करेगा तो ध्यान देना, प्रोटॉन ग्रहण करेगा तो कार्बन पर धन चार्ज आ जाएगा। प्रोटॉन ग्रहण करेगा ना, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा बच्चों, अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा और हाइड्रोजन के साथ संयोग करेगा। क्या करेगा? हाइड्रोजन के साथ यदि प्रोटॉन ग्रहण कर लेता है, ठीक है, क्या करता है बच्चों? प्रोटॉन ग्रहण कर लेता है। गलत तो नहीं बता दिया है ना? और अगले स्टेप में होता क्या है, अगले स्टेप में क्या होता है कि ये जो कार्बन है इस पे अब धन चार्ज आ गया है। अब इसमें ऑक्सीजन बड़े प्यार से आएगा, सॉरी, अब इसमें कौन आएगा? तो न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक आएगा, जो कि बच्चों निगेटिव होता है। ये कार्बन के साथ आकर के अटैक करेगा और इस तरीके से न्यूक्लियोफिलिक आपका अभिकर्मक है बच्चों, नाभिक स्नेही अभिकर्मक आकर के जुड़ जाता है। ठीक है, तो ये अम्लीय माध्यम में संभव है बच्चों कि अमोनिया या उसके व्युत्पन्न दुर्बल नाभिक स्नेही होने के कारण कार्बन के केंद्र धनावेशित तैयार करने में असमर्थ होते हैं। ऐसी स्थिति में कार्बोनिल यौगिक का प्रोटोनीकरण किया जाता है। कहने का मतलब, जैसे आपके पास बच्चों अमोनिया है या उसके व्युत्पन्न कोई भी यौगिक है, वो डायरेक्ट यदि सोचे कि डायरेक्ट इसमें धन चार्ज आए तो ऐसा नहीं होता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, पहले प्रोटोनीकरण कराया जाता है, प्रोटॉन को ग्रहण कराया जाता है। जैसे हमने प्रोटॉन यहाँ पे ग्रहण करा दिया, जब प्रोटॉन ग्रहण करा दिया तो बच्चों यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब पॉजिटिव चार्ज आ गया तो बढ़िया सा नाभिक स्नेही, कोई आदत मतलब ये प्रबल नहीं है, दुर्बल भी है, तो कोई दिक्कत नहीं, जाकर के उस पे जाकर के जुड़ जाता है बच्चों। ये चीज है। दूसरा चीज है क्षारीय उत्प्रेरक में, क्षार की उपस्थिति में दुर्बल क्षार जो होते हैं बच्चों, नाभिक स्नेही प्रोटॉन को अलग करने की नाभिक स्नेही में बदल देता है। थोड़ा समझना, जैसे बच्चों आपका ये न्यूक्लियोफिलिक रिजेंट है, ये आपके प्रोटॉन के साथ जुड़ा हुआ है। किसके साथ? प्रोटॉन के साथ जुड़ा हुआ है। तो यहां पे बच्चों जो क्षार है, क्या है? क्षार है। क्षार क्या करता है कि इससे प्रोटॉन को निकाल देता है। जब प्रोटॉन को निकालता है तो इस पर बच्चों इलेक्ट्रॉन युग्म है और ऋण चार्ज आ जाता है। तो ये आपका दुर्बल था, अब ये प्रबल हो गया और H पॉजिटिव यानी प्रोटॉन जो है निकल गया। प्रोटॉन को निकालता है और भाई कोई भी आपके पास नाभिक स्नेही अभिकर्मक है, उसको प्रबल नाभिक स्नेही में बदला, और अब ये प्रबल नाभिक स्नेही अभिकर्मक क्या करता है, जाकर के कार्बन के पास अटैक करता है बच्चों और आसानी से क्रिया करता है। कैसे? जैसे हमने कहा ये कार्बोनिल यौगिक है, यहां दो बंध से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। अब ये न्यूक्लियोफिलिक जो रिजेंट है वो बच्चों आपका डायरेक्ट जाकर के कार्बन के साथ जुड़ जाता है। जैसे कार्बन के साथ NU आकर जुड़ गया और बच्चों O है, O पे आपका ऋण चार्ज आ जाएगा। वैसे भी ऑलरेडी ऋण चार्ज आ जाएगा, वो किसी के साथ और भी जुड़ सकता है ना। द्विबंध बनाने की क्षमता कार्बन के पास और ऑक्सीजन के पास रहती है, तो ऑक्सीजन का भाई बंध हटा है तभी ये NU आकर के जुड़ा होगा, तो ऑक्सीजन किसी और के साथ फिर जुड़ जाता है। तो ये कंडीशन है दोनों माध्यम में, अम्लीय माध्यम में, क्षारीय माध्यम में। जब अब क्रिया कराएंगे बच्चों, उत्प्रेरक अम्ल लेंगे या क्षार लेंगे, तब ये सारी चीजें कॉन्सेप्ट समझ में आएगी। वैसे आप लोगों को आज पूरा बेसिक समझाया हूं, कुछ चीजें आपको क्लियर हुई भी होगी, कुछ चीजें डाउट भी होगा, लेकिन परेशान नहीं होना। जब अगले लेक्चर पे पहुंचेंगे तो थोड़ा सा और इजी लगेगा, है ना। इनको हम रिवीजन कराते हुए चलेंगे तो आप लोगों को परेशानी भी नहीं होगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर देना। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।